नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार सोनी, लेक्चर फिजिक्स आरपीएस से रैंक 10। स्वागत है आपका फिजिक्स क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास आवेशों का निकाय है, उस निकाय के कारण किस प्रकार से बल लगता है, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था हमने। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हमारा पॉइंट है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है और इसकी परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, उसकी परिभाषा, ये आज सारा कुछ हम जानेंगे। चुंबक के बारे में आप सभी जानते हो, छोटी क्लासों में आपने पढ़ रखा होगा। चुंबक हमारे पास दो ध्रुव N और S, इसके पास में एक दूसरे चुंबक को लाया जाता है N S, या फिर उल्टा ले लेते हैं S और N। अगर पहले चुंबक से दूसरे चुंबक पर्याप्त मात्रा में दूरी पर है, अगर पर्याप्त मात्रा में दूरी पर है तो ऐसी स्थिति में दोनों चुंबक एक दूसरे को न तो प्रतिकर्षित करती है न ही आकर्षित करती है। जैसे 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 इस वाले चुंबक को हम पास लाते जाते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है जब इस दूसरी चुंबक पर साथ ही साथ पहले चुंबक पर आकर्षण या प्रतिकर्षण लगता है। एक जैसे ध्रुव है तो प्रतिकर्षण, विपरीत ध्रुव है तो आकर्षण। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरी चुंबक आती है और उस पर बल लगता है, तो उसे तो हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक ऐसा का ऐसा हमारे लिए है विद्युत क्षेत्र। एक आवेश लेते हैं, ये हमारा आवेश है, आवेश Q। इस आवेश के चारों ओर भी एक निश्चित क्षेत्र होगा। इस आवेश के चारों ओर ये हमारा एक निश्चित क्षेत्र। इस निश्चित क्षेत्र में जब कोई दूसरा आवेश आएगा, इसके अंदर जब तक आवेश बाहर रहेगा इस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। जैसे ही ये आवेश इस विद्युत क्षेत्र के अंदर आता है, इस पर एक बल लगता है। जितनी दूरी पर यह क्षेत्र होता है या जहां तक ये बल लगता है, उस क्षेत्र को ही कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। अब ये जो बल लगेगा ये हमारा दूरी पर निर्भर करेगा। बल के लिए पढ़ा था F बराबर K Q1 Q2 बटा में R²। दूरी जितनी ज्यादा होगी बल उतना ही कम लगेगा। यानी ये हमारे पास अगर आवेश लाया गया, आवेश Q0 अगर ज्यादा दूरी पर है तो ऐसी स्थिति में बल कम लगेगा। लेकिन यही अगर हमारा आवेश, मूल आवेश इस Q के बिल्कुल पास में है, तो इस स्थिति में दूरी घटने से हमारा जो बल होगा वो बढ़ जाएगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आने पर अपनी स्थिति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। स्थिति के अनुसार मैंने अभी बताया, दूरी ज्यादा होगी बल कम लगेगा, दूरी कम होगी बल हमारा ज्यादा लगेगा। यानी जैसे 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 आवेश हमारा पास आता जाएगा वैसे 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 हमारा बल बढ़ता जाएगा। तो आवेश के चारों ओर का ये जो क्षेत्र होता है इसी को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट अगले पॉइंट में चलते हैं। अगले पॉइंट में चलने से पहले कल आपको एक पॉइंट के बारे में बताया था, परीक्षण आवेश के बारे में। आज हम उसकी चर्चा करते हैं पहले कि परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश विद्युतकी के अंदर जब भी हमें बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव, ऊर्जा और भी बहुत सी राशियां जब हमें ज्ञात करनी होती है, तब हम एक छोटे से काल्पनिक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। यह हमारा काल्पनिक आवेश, आवेश आपको ध्यान रखना है कि काल्पनिक है। एक काल्पनिक आवेश की कल्पना करते हैं, उस आवेश को आधार मान करके जो हमारी राशियां होती है विद्युत क्षेत्र की, वो सारी राशियां ज्ञात की जाती है। बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऊर्जा, विभव, विभवांतर, ये सारी चीजें इस काल्पनिक आवेश पर ही ज्ञात की जाती है हमेशा। तो जिस पर ये ज्ञात की जाती है उसी को कहा जाता है परीक्षण आवेश। इसकी कुछ विशेषताएं होती है। सबसे पहली विशेषता कि ये जो हमारा परीक्षण आवेश होता है बहुत छोटा होता है, बहुत ही अल्प होता है। साथ ही साथ इसकी एक विशेषता और भी होती है जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये काल्पनिक होता है, यानी वास्तविकता में इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। तो परीक्षण आवेश की पहली विशेषता है कि ये बहुत अल्प है
साथ ही साथ ये हमारा जो परीक्षण आवेश है ये हमेशा काल्पनिक होता है। दूसरा, परीक्षण आवेश कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक होता है। परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तीसरा, इसका जो परिमाण होता है, परीक्षण आवेश का जो परिमाण होता है वो हमेशा एकांक यानी एक लिया जाता है। परीक्षण आवेश जो होता है उसका परिमाण हमेशा एक होता है, एकांक होता है। तीन विशेषता जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इंपॉर्टेंट जो इसका गुणधर्म है, इसकी जो विशेषता है कि परीक्षण आवेश का स्वयं का जो विद्युत क्षेत्र होता है, स्वयं का विद्युत क्षेत्र ये हमारा नगण्य होता है। स्वयं का कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता, होता भी है तो इतना अल्प होता है कि दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो परीक्षण आवेश के हमारे पास चार विशेषताएं, एक तो ये काल्पनिक होता है, बहुत छोटा होता है, धनात्मक होता है, एकांक होता है, परिमाण इसका एकांक होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्वयं का जो विद्युत क्षेत्र है न के बराबर होता है, ताकि दूसरा जो हमारा आवेश है उसके विद्युत क्षेत्र पर इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो कोई भी प्रभाव नहीं दिखा सके। तो ये हमारी परीक्षण आवेश की विशेषताएं चार। नेक्स्ट अगले पॉइंट में चलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप जब पेपर उठा के देखोगे तो हर एक एग्जाम के बाद में इसकी जो परिभाषा होती है वो हमेशा रिपीट होती है। तो इसकी परिभाषा को, इसके फॉर्मूले को, कैसी राशि है, अगर धनात्मक है तो इसके लिए दिशा क्या होगी, ऋणात्मक है तो इसके लिए दिशा क्या होगी, वो आपको हमेशा याद रखनी है। तो एग्जाम के लिए जो हमारा आरबीएससी का एग्जाम है उसकी दृष्टि से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं। यह हमारा आवेश है, इस आवेश के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो आवेश के चारों ओर ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र। एक परीक्षण आवेश है हमारा जो अनंत पर है, ये अनंत पर हमारा परीक्षण आवेश है Q नॉट। बाहर है तो परीक्षण आवेश पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लगता है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु ले लेते हैं कैपिटल P, जिसकी दूरी है इस आवेश से स्मॉल r, यानी आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर हमारा एक बिंदु है P, और ये जो हमारा बिंदु P है इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर है। बिंदु P विद्युत क्षेत्र से बाहर नहीं है। अब अनंत से इस परीक्षण आवेश को उठा करके हम इस बिंदु P के ऊपर लेके जाते हैं। अनंत से परीक्षण आवेश को उठा करके बिंदु P पर लेके जाएंगे। जैसे ही आवेश, परीक्षण आवेश हमारा इस बिंदु P पर आता है तो हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में जब कोई दूसरा आवेश आता है तो उस पर सदैव बल लगेगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण वो प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर दोनों धनात्मक है प्रतिकर्षण बल, दोनों ऋणात्मक है प्रतिकर्षण बल, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है आकर्षण, एक ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक है तो हमारा आकर्षण बल। अभी हम सुविधा के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा धनात्मक है, और परीक्षण आवेश आपको पता है हमेशा धनात्मक ही होता है, ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है। तो जैसे ही अनंत से इस परीक्षण आवेश को उठा करके हम बिंदु P पर लाते हैं, इस पर कूलाम बल लगेगा, प्रतिकर्षण या आकर्षण प्रकृति के अनुसार इसके ऊपर बल लगेगा। जितना बल लगता है, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है वो ही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। दोबारा सुनिए एक बार, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु P पर लाने पर इस पर जितना बल लगता है उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसे हम फॉर्मूले से देखते हैं। फॉर्मूला E बराबर F बटा Q नॉट।
साथ में हमें एक लिमिट भी लेनी होगी, लिमिट क्यू नॉट टंग्स टू 0। यहां लिमिट क्यू नॉट टंग्स टू 0 का मतलब ये नहीं है कि आवेश हमारा 0 है, आवेश का परिमाण तो एक ही रहेगा। लिमिट क्यू नॉट टंग्स टू 0 का मतलब यह है कि आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र नगण्य है और वो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसीलिए यहां पर लिमिट ली गई है लिमिट क्यू नॉट टंग्स टू 0। तो E बराबर लिमिट क्यू नॉट टंग्स टू 0 F बटा क्यू नॉट। क्यू नॉट हमारा परीक्षण आवेश है जिसका परिमाण होता है प्लस का 1। ये मान उठा के यहां पे रख देते हैं तो E बराबर हो जाएगा हमारा F के बराबर। परिभाषा हमारी यहीं से आई हुई है। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। या अनंत से किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर इस पर जितना बल लगता है वही हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। मान लो हमारे पास लाया गया आवेश परीक्षण आवेश नहीं है, तो ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर F बटा Q। सदिश रूप में लिखेंगे तो बल हमारा सदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन और जो आवेश है आवेश का मात्रक कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। या एक और होता है इसका मात्रक, वो हम आगे पढ़ेंगे, वोल्ट पर मीटर। ये हम आगे पढ़ेंगे, माइनस डी वी बाई डी आर एक फॉर्मूला आएगा E बराबर, यहीं से हमारा मात्रक आया हुआ है वोल्ट पर मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसका जो मात्रक है वो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है, ये इसका मात्रक है। अब इसकी विमा की भी बात कर लेते हैं कि इसकी विमा क्या होगी। तो E बराबर, बल के लिए हमारे पास विमा m1 L1 T माइनस 2। आवेश के लिए हमारे पास फॉर्मूला था Q बराबर होता है I इंटू T। इसी फॉर्मूले का उपयोग करना है हमें। जो हमारे पास धारा है उसके लिए विमा A1, समय के लिए विमा T1। ये हमारे पास हो गई आवेश की विमा। ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा m1, उसके बाद में हमारे पास L1। अब T-2 यहां पर है, T1 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो T-2 और -1 जुड़ करके हमारा हो जाएगा T-3। ये जो हमारा A1 है ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो A-1 ये इसकी विमा कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, ये आप याद रखोगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर F बटा Q। Q हमेशा लाया गया आवेश होगा, इसको दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लेना, आगे हमें इसकी बार बार बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो E बराबर F बटा Q। Q हमेशा लाया गया आवेश, अगर परीक्षण आवेश है तो Q नॉट लगा देंगे, अगर और कोई सा आवेश है तो यहाँ पर Q1 Q2 Q डैश जो भी आता है वो। तो E बराबर F बटा Q, ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, मात्रक इसका न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, और विमा हो जाएगी m1 L1 T-3 A-1। अब अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा कहां पर होगी? देखो फॉर्मूले से ही हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसकी दिशा कहां पर है। जो बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, बिल्कुल सिंपल। जो बल की दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। जो बल की दिशा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो यह हमारे पास हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिभाषा, फॉर्मूला, कैसी राशि है, मात्रक, विमा। चलिए अगर हमारे पास धनावेश है तो उसके लिए E और F की दिशा क्या होगी, ऋणावेश है तो उसके लिए E और F की दिशा क्या होगी वो हम ज्ञात करते हैं। और साथ ही साथ ज्ञात करते हैं कि हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये कितने प्रकार की होती है।
तो सबसे पहले हम प्रकार की बात कर लेते हैं। प्रकार, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्रकार। ये जो हमारे प्रकार हैं, दो अलग अलग राशियों के आधार पर होते हैं। एक तो हमारा है दूरी के आधार पर और एक हमारा है समय के आधार पर। दूरी के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार की होती है और समय के आधार पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो हम निर्धारित कर रहे हैं दूरी के आधार पर, एक निर्धारित कर रहे हैं हम समय के आधार पर। दो क्षेत्र बना रहा हूं, पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र। पहले क्षेत्र की बात करते हैं। पहले क्षेत्र में अगर प्रत्येक बिंदु पर E का मान बराबर है, न तो मान में दूरी के साथ न तो बढ़ाव हो रहा है न ही घटाव हो रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ साथ न तो बढ़ रही है और न ही घट रही है। तो ऐसा जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है समरूप विद्युत क्षेत्र। उसे कहा जाता है समरूप विद्युत क्षेत्र। दूरी के साथ जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत रहता है, यहां पर भी वही मान है, थोड़ा और आगे चले यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और वही है, थोड़ा और आगे चले वहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वही है। तो इस प्रकार जैसे जैसे हम दूर आगे बढ़ते जाए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में कोई परिवर्तन न हो तो उसे हम कहते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। और अगर परिवर्तन हो जाए, दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम कहते हैं असमरूप विद्युत क्षेत्र। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है E, यहां पर मान थोड़ा सा और बढ़ गया, यहां पर मान और ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर दूरी बढ़ने के साथ साथ अगर विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है या फिर दूरी बढ़ने के साथ साथ हमारा विद्युत क्षेत्र घट रहा है तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम कहेंगे असमरूप विद्युत क्षेत्र। दूरी के अनुसार अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता तब तो है समरूप, और अगर परिवर्तन हो जाता है तो हमारा है असमरूप विद्युत क्षेत्र। इसी तरीके से समय के आधार पर निर्धारित कर लेते हैं। वापस वही दो क्षेत्र ले लेता हूं, पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र। पहले क्षेत्र के अंदर अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों वैसे एक ही राशियां हैं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही राशियां हैं। आगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को केवल विद्युत क्षेत्र ही बोलेंगे, ये आप ध्यान रखना। तो समय के साथ किसी क्षेत्र में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अभी समय देख रहे हैं 2 सेकंड बाद में देखते हैं, 4 सेकंड बाद में देखते हैं, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, अगर समय के साथ अगर विद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। वो होता है हमारा अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। और अगर समय के साथ हमारा विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो जाए तो उसे हम कह देते हैं परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। अभी देखा मान उसका अधिकतम है, थोड़ी देर बाद देखा घट करके 0 हो गया, थोड़ी देर बाद में देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ऋणात्मक हो गया, थोड़ी देर बाद वापस 0 हो गया। तो अगर समय के साथ हमारा विद्युत क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है, अगर परिवर्तन हो रहा है समय के साथ तो ऐसा विद्युत क्षेत्र तो हमारा हो जाएगा परिवर्ती। और अगर समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसा विद्युत क्षेत्र हमारा हो जाएगा अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। तो ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्रकार, एक हमने निर्धारित किया दूरी के आधार पर, एक हमने निर्धारित किया समय के आधार पर। चलिए अब हम अगर हमारे पास धनावेश है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर ऋणावेश है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी वो देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास कोई एक धनावेश, ये हमारा प्लस क्यू आवेश बिंदुवत है अभी हमारे लिए। ये हम एक परीक्षण आवेश को इसके पास में ला करके रख देते हैं। परीक्षण आवेश धनावेश होता है तो क्यू नॉट, ये भी धनावेश, ये भी धनावेश, परीक्षण आवेश भी धनावेश, लिया गया आवेश भी हमारा धनावेश। तो ऐसी स्थिति के अंदर धनावेश धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का देंगे। धक्का देंगे तो ये वाला तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये वाला होगा वो इसके बल के कारण इससे दूर जाएगा, प्रतिकर्षित होगा तो इस पर धक्का लगेगा, ये दूर जाएगा। ये हमारा इस पर लगा बल तो ये जाएगा बाहर की ओर, धक्का लगेगा प्रतिकर्षित होगा तो बाहर की तरफ जाएगा।
स्वयं का विद्युत क्षेत्र है नहीं तो इसे प्रभावित करेगा नहीं, ये तो अपनी जगह पे रहेगा, तो हमारा प्रतिकर्षित होने वाला परीक्षण आवेश दूर जाएगा। इसी तरीके से प्रतिकर्षण इसी तरीके से अगर परीक्षण आवेश को यहां पर ले आए तो उस पर भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो इस दिशा में जाएगा। यहां पर लाएंगे तो इस दिशा में जाएगा, नीचे की तरफ ले आए परीक्षण आवेश को यहां पर ले आए तो वो नीचे की तरफ जाएगा। इस बिंदु पर लेके आ जाए तो यूं जाएगा, इस बिंदु पर लेकर के आ जाए परीक्षण आवेश को तो धक्का लगेगा, यूं जाएगा, यहां पर। तो जो हमारे पास धनावेश होता है उसके लिए परीक्षण आवेश जो होता है वो हमेशा बाहर की तरफ आता है। किसी भी बिंदु पर रख दे, चाहे यहां पर कहीं पर भी रख दे, वो हमेशा बाहर आएगा। और बाहर किस रूप में आएगा? त्रिज्यीय रूप में बाहर आएगा। त्रिज्यीय रूप में, त्रिज्यीय रूप का मतलब ये हमारे पास गोला, बीच में हमारा केंद्र से त्रिज्या सभी दिशाओं में पृष्ठ की तरफ, ठीक उसी तरीके से हमारा परीक्षण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो हमारी त्रिज्यीय रूप से और बाहर की ओर होगी, त्रिज्यीय रूप से और बाहर की ओर। धक्का लग रहा है बाहर की ओर, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, अभी हमने पढ़ा था। तो इसी दिशा में हमारा बल लगेगा, इसी दिशा में हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो धनावेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर होगी। चलिए यहीं पे हम ऋणावेश के लिए भी बात कर लेते हैं। ये हमारा रहा ऋणावेश, ये ऋणावेश। परीक्षण आवेश को दूरी पर रख देते हैं, ये Q नॉट। ऋणावेश इसे अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये इसे अपनी तरफ आकर्षित करेगा। परीक्षण आवेश हमेशा धनावेशित होता है, तो प्लस माइनस विपरीत प्रकृति के आवेश है, विपरीत प्रकृति के आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो परीक्षण आवेश को ये अपनी तरफ खींचेगा, तो जो हमारे बल की दिशा होगी वो नीचे की तरफ, बल की दिशा होगी वही हमारी हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। चलिए जरूरी थोड़ी है परीक्षण आवेश को वहां पर रखें, यहां पर रख देते हैं तो भी अपनी तरफ खींचेगा, यहां पर रख देते हैं तो भी अपनी तरफ खींचेगा, यहां पर रखा हुआ है तो भी अपनी तरफ खींचेगा। इस तरीके से प्रत्येक स्थिति के अंदर हमारा जो बल लगेगा वो सदैव आवेश की ओर लगेगा। प्रत्येक स्थिति में जो बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, वो सदैव आवेश की ओर, उसके केंद्र की ओर लगेगा। तो यहाँ पर ऋणावेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो कूलाम बल है, उसकी दिशा त्रिज्यीय रूप में और अंदर की तरफ होगी, त्रिज्यीय रूप में और अंदर की ओर। तो धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर, ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यीय लेकिन अंदर की ओर। तो ये हमारी हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि अगर हमारे पास एक बिंदु आवेश लिया हुआ है तो उस बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, उसे ज्ञात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बिंदुवत आवेश के लिए, बिंदुवत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब भी एग्जाम में इसके लिए प्रश्न आता है या इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि हमें दी गई राशि, यहाँ पे हमारे पास दी गई राशि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच का जो वक्र होता है वो हमेशा आपको याद रखना ही रखना है। उसका एक नंबर का प्रश्न आप पीछे वाले जब पेपर उठा के देखोगे तो उसके अंदर जरूर आता है। दी गई राशि और दूरी के बीच में किस प्रकार से वक्र बनता है, किस प्रकार से वो संबंधित होते हैं, उसका जो वक्र है वो आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए। ये हमेशा एक नंबर का प्रश्न आता है, जब आप पीछे वाले पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर हम एक बिंदुवत आवेश ले लेते हैं, ये हमारा बिंदुवत आवेश, इसे मैं कह देता हूं Q। आवेश है तो आवेश के चारों ओर का कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा, या आवेश के चारों ओर का हमारा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ले लेते हैं P। आवेश से बिंदु P की जो दूरी है हमारी परमानेंट फिक्स है, उसे हम ले लेंगे स्मॉल r।
अनंत पर हमारा परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q0, ये हमारा अनंत पर है। वापस वही Q0 को अनंत से बिंदु P पर लाते हैं, अनंत से उठा करके लिए बिंदु P पर। जैसे ही हम बिंदु P पर लेकर के आएंगे तो इस परीक्षण आवेश पर बल लगेगा, कूलाम बल लगेगा। इस बल का मान F बराबर ज्ञात करते हैं। परीक्षण आवेश को उठा करके बिंदु P पर लाएंगे तो बल लगेगा। कूलाम के नियम में हमने बल के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, F बराबर K Q1 Q2 बट्टा में दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसका वर्ग। तो इसी फॉर्मूले का उपयोग करना है, अलग से हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो F बराबर सबसे पहले लिख देते हैं K कांस्टेंट, उसके बाद में Q1 की जगह हमारे पास आवेश है स्मॉल q, Q2 की जगह इस Q0 को हम बिंदु P पर लेकर के आते हैं, यहां पर लेकर के आए Q0 को, तो Q2 की जगह हमारे पास आ जाएगा Q0 और नीचे हमारे पास दूरी आ जाएगी। दूरी हमारे पास दोनों आवेशों के बीच की, जब बिंदु P पर लाएंगे तब की दूरी है। अनंत के लिए तो दूरी अनंत हो जाएगी, वो हमारे लिए कोई मायना नहीं है। जो हमारे पास बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र में आने पर ही लगता है, अनंत पर कोई भी बल नहीं लगता है। तो यहां पर दोनों आवेशों के बीच में जब बिंदु P पर लेकर के आ जाएंगे तब दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने स्मॉल r ही मान रखी है, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा स्मॉल r स्क्वायर। सदिश रूप में लिखना चाहे तो F और साथ में हमारे पास आ जाएगा एकांक सदिश, सुविधा के लिए लिख देते हैं r कैप। r कैप त्रिज्यीय दिशा है हमारी बाहर की ओर प्रत्येक स्थिति में। अगर ये धनावेश है, परीक्षण आवेश को यहां पर लाएंगे तो धनावेश परीक्षण आवेश को हमेशा धक्का लगता है। धनावेश के लिए अभी हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यीय रूप से और बाहर होती है, तो त्रिज्यीय रूप की दिशा हम दिखा देते हैं r कैप के रूप में। इसके लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, परिभाषा के अंदर हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि E बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है F बटा Q। ये जो हमारे पास नीचे Q है ये हमेशा लाया गया आवेश होता है, तो यहां पर हमारा लाया गया आवेश परीक्षण आवेश ही है। Q0 को ही हम अनंत से लेकर के आ रहे हैं, तो लाया गया आवेश हमारा Q0। यहां से हम F का मान रख देते हैं। F का मान हमारे पास K Q0 बटा में r स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास बल का मान, और नीचे हमें भाग देना है Q0 का, तो Q0 से Q0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी E बराबर K Q बटा में r स्क्वायर और साथ में आ जाएगा r। तो बिंदुवत आवेश के लिए हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E बराबर KQ बटा r स्क्वायर और गुणा में हमारा r कैप। अब पहले बताया था, इस पॉइंट के स्टार्ट होने से पहले मैंने बताया था कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में संबंध किस प्रकार का है, उसके लिए हमें वक्र हमेशा ध्यान में होना चाहिए। तो यहां पर हमें इस बिंदुवत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में वक्र बनाते हैं और देखते हैं वक्र हमारा किस प्रकार से आता है। यहां पर अगर K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समानुपाती हो जाएगा 1 बटा r स्क्वायर, और 1 बटा r स्क्वायर के लिए गणित के अंदर आपने वक्र पढ़ रखा होगा, वह जो हमारा वक्र होता है कुछ इस प्रकार से आता है E समानुपाती 1 बटा r स्क्वायर। यहां पर हमने ले रखा है स्मॉल r यानी दूरी को, और यहां पर ले रखा है हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। वक्र से बिल्कुल आपको पता चल रहा होगा कि अगर आवेश के लिए अगर दूरी बहुत कम है, आवेश अगर बिल्कुल पास पास स्थित है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी वो ज्यादा लगेगी। फिर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो तेजी से घटेगी। 1 बटा r स्क्वायर के समानुपाती है, तो जैसे जैसे आवेश हमारा दूरी पर जाता जाएगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी तेजी से घटेगी। तो E और स्मॉल r के बीच में जो वक्र आता है वो हमारा वक्र कुछ इस प्रकार से आता है। तो यह हमारा बिंदुवत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला और साथ में हमारा वक्र आपको प्रत्येक स्थिति के लिए याद होना चाहिए, E और स्मॉल r के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।